चलिए स्टूडेंट्स, पुनः दोबारा सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक बार क्लास हम कर रहे थे बट वो हाफ क्लास हो चुकी थी हमारी। लगभग 50% क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। आपकी परीक्षा जो कल होने जा रही है 2025, उन सभी विद्यार्थियों को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं शाम को आपकी एक क्लास ज़रूर लूँगा ताकि उस पर आपको कुछ चीज़ें बता सकूं कि आपको किन बातों का विशेष उसमें ध्यान रखना है। एकदम देखिए, पैनिक नहीं होना है। आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसको देखें और कुछ नहीं करें। अभी भी आपके समय देखो, एक दिन है, ठीक है। सब कहेंगे कि छोड़ दो, कूल हो जाओ, ये हो जाओ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जीएस मत पढ़ो, एकदम मत पढ़ो। आप ये क्लास कर लो, ठीक है। जो एमसीक्यू वाली में इस फुल जो क्लास रहेगी, इसमें पूरा पेपर देखेंगे हम, ठीक है। डिटेल्स में ऐसा नहीं है कि हम रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे और कई चीज़ें इस पर डिस्कस कर देंगे जो भी हमें लगेगा। ख़ास तौर पर ये भी आप जज कर लें कि जो कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि 2024 में आप देखोगे ये जो पेपर है 2024 का, और उसमें कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के तो खास तौर पर, इकोनॉमी के भी। अधिकतर जो पेपर था ये लगभग 60% जो पेपर था कॉन्सेप्ट पर ही था, ठीक है। मैं कहूँगा 80% पेपर कॉन्सेप्ट पर ही आता है यूपीएससी का। तो आपको क्या काम करना है, आज देखो आपके पास में एक दिन है, तो सारे अपने जो भी आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो आपको रखनी है और एकदम सामने रखना है ताकि आप कल जाएं, या फिर जो कुछ विद्यार्थी आज शाम को निकलेंगे उनका दूर होगा, ठीक है, और कुछ विद्यार्थी उसी दिन जाएंगे मॉर्निंग में। तो अपना सामान जो आपको लेकर के जाना है, मनी नहीं लेके जाना है, गोल्ड नहीं लेके जाना है, कोई भी ऐसा आप आभूषण लेकर के नहीं जा सकते। घड़ी जो बेटा वैसी वाली होती है जो आर्टिफिशियल है वो नहीं लेके जा सकते हैं, फ़ोन नहीं लेके जा सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में आप जूते पैर के, शूज़ पहन करके आराम से बैठेंगे, बेल्ट पहन के बैठेंगे, ठीक है। घड़ी अगर आपकी है, ठीक है, जो जिसमें सुई होती है पिन वाली, वो चल जाएगी, जिसमें साफ़ हो। पारदर्शी बोतल जो आप मिलती है 20 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की जो मिलती है, ठीक है, पानी की बोतल, वो चल जाएगी। बंद बोतल वैसी नहीं चलेगी स्टील वगैरह में। तो वो मैंने उस पर वीडियो बनाया है। एडमिट कार्ड अपना निकलवा लें बेटा, पैनिक नहीं होना है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके पास में समय है, ठीक है, एक दिन का। आप जीएस कतई मत पढ़ो, इस क्लास को देखो, फुल देखो पूरी क्लास को। आपको क्या करना है बच्चे, आपको सीसैट देख लेना है। देखो माइंड जो है ना, जीएस पढ़ के बोर होता है, लेकिन सीसैट में आपको कॉम्प्रेंशन क्लास भी मैंने दे दी है 2024 वाली, पूरी ऑथेंटिक है, वो सारे आंसर वही हैं जो यूपीएससी ने दिए हैं। और उस पर मैथ के जो क्वेश्चन, ठीक है, वो भी आंसर वही हैं जो मैथ के क्वेश्चन थे, हमने किए थे आपसे, ठीक है। तो वो भी आप देखें, 2000 हमने 22, 23 और 24 3 वर्ष के ये मैथ, और आप देखोगे इसमें रीजनिंग के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन डिस्कस किए, आप उनको ज़रूर देख लें। मेरा कहने का तात्पर्य है, ये 3 क्लासें ज़रूर देखें उनको, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी उस एग्जाम हॉल में। आइए समय न गवाते हुए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है क्या, कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। देखिए कॉन्सेप्ट पर है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कथन पहला है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी, मतलब कि इनकमिंग सौर विकिरण से वायु अधिक गर्म होती है। नहीं बेटा, देखो होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, जब सूर्य से जो प्रकाश आता है, ये शॉर्ट वेव आती हैं। कैसी आती हैं? शॉर्ट वेव आती हैं, है कि नहीं? शॉर्ट वेव आती हैं, और ये जब अर्थ से टकराती हैं तो लॉन्ग वेव जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये गर्म क्या करती हैं, कम करती हैं। कौन सी करती हैं? जब ये बैक होकर के जाती हैं, जैसे इसको वाटर वेपर रोक लेगा, CO2 रोक लेगी इस गैस को, ठीक है, जो आपकी पार्थिव विकिरण है इनको, तो तब आपका क्या होता है, वायुमंडल अधिक गर्म होता है। आते हुए नहीं बल्कि जाते हुए। तो पहला गलत है। अब देखो पहला गलत है, कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं, ये भी कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं। अब ये कह रहे हैं पहला सही है, नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा। हमें ये पढ़ना ही नहीं लिखा कि दूसरा क्या है। दूसरा फिर भी पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस, ग्रीन हाउस गैस, दीर्घ तरंग विकिरण अच्छे अवशोषक होते हैं। बिल्कुल, CO2 क्या करता है, आप देखोगे दीर्घ तरंगों को, जो आपकी परावैंगनिक विकिरणें होती हैं, इनको क्या कर लेता है, अफसोस कर लेता है, वाटर वेपर हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2, ये भी ऐसा ही है। ये कह रहे हैं आपसे, कथन पहला है कि भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल प्रक्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। क्यों होती है बेटा? देखो इसको जरा समझो। ये हम बनाते हैं क्षोभ मंडल, और ये यहाँ पर दोनों पोल हैं, ये भी पोल है, ये भी पोलर है, और ये भी पोल है। मतलब कि इसको नॉर्थ पोल मान लो और इसको साउथ पोल मान लो, और यहाँ पर है इक्वेटोरियल, मतलब कि 0। अब देखो यहाँ पर तो आपको क्या दिख रहा है, ये ऐसे उठा हुआ दिख रहा है कि नहीं? क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि आप देखोगे ये बात एकदम सही है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से संवहनीय धाराएं, जो संवहनीय धाराएं हैं वो निकलती हैं ऊपर और यहाँ पर बादल का निर्माण करती हैं, जो यहाँ पर लो प्रेशर जोन होता है, हाई टेम्परेचर जोन होता है, तो इसलिए ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिलती हैं। तो कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है, क्योंकि इसका कारण है संवहनीय धाराएँ ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाती हैं, जिससे क्षोभ मंडल की ऊंचाई आप देखोगे इक्वेटोरियल पर भूमध्य रेखा पर बढ़ जाती है, हाइट ज़्यादा हो जाती है। कितनी है इसकी? 18 किलोमीटर है। कितनी है? 18 किलोमीटर है। और यहाँ पर पोलर पे कितनी है? 9 किलोमीटर है, सॉरी 8 किलोमीटर है, और एवरेज अगर हम देखें तो 13 किलोमीटर है पूरे पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देखोगे पहला दूसरा दोनों सही है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो ऐसे का आंसर आसानी से निकल आता है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद हैं। मुझे बताओ, जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा क्या उसमें से कुछ ही सीमित चीज़ें निकलती हैं? उससे तो वस्तुएं भी निकलती हैं, अब तो गोल्ड भी निकलता है। मैंने आपको बताया था, याद कीजिएगा, अगर आपको याद हो रोज़ के बारे में, रोज़ शेफ के बारे में याद होगा। ठीक है, हमने मैपिंग की क्लास करवाई है, उसको देख लेना, हो सके तो मैपिंग से क्वेश्चन कहीं मिलेंगे आपको। तो देखो बेटा क्या है, इससे ज्वालामुखी जो आपका ज्वलन खंडाश्मासी जो होता है आपका मलबा वो भी आता है, राख धूल भी है, नाइट्रोजन के यौगिक हैं और सल्फर के यौगिक हैं, तो चारों इसमें सही है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था, आइए जरा इसको समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्र जिसको आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन सा ऐसे निष्कर्ष होते हैं? बेटा समताप रेखाएं वह एक समान भौतिक गुणधर्म वाली वायु राशियों को कहा जाता है। जब गर्म और गर्म वायु राशि एक साथ मिलें, ठंडी और ठंडी वायु राशि एक साथ मिलें, उनको इसमें कहा जाता है। पहले पे कह रहे हैं आपके कि समताप रेखाएं महासागर के उत्तर की ओर और तथा महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित होती है, मतलब कि महासागर की तरफ ये उत्तर की तरफ चलती हैं और महाद्वीप के ये दक्षिण की तरफ चलती हैं। तो ये बात सही है कि नहीं? ऐसे ही होता है। और ये कह रहे हैं कि शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम उत्तरी, देखो बेटा ये गल्फ जो स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है, ये शीत नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। जब ये गलत हो गया, पहला सही होगा तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड तो आपका गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे इजी क्या लोगे आप यूपीएससी में? देखिए ये थोड़ा करंट अफेयर पर क्वेश्चन था और हमने करंट आपका कवर करवा दिया मैपिंग के साथ कई चीज़ें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पाद के रूप में विख्यात हैं? अब देखो बेटा कोको उत्पाद के रूप में तो कौन से हैं? इसमें 2 देश थे जो उस समय चर्चाओं में रहे थे, एक था आपके कोटे डी आइवरी और घाना। ये दोनों ही कहाँ के हैं? अफ्रीका के ये देश हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, ठीक है, दीजिएगा, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा यूज कीजिएगा मेरे कहने से। ये कह रहे हैं गंगा के बारे में पूछा है, गंगा ऐसे निकलती है और ये उस तरीके से होती हुई सीधी जाकर के गिर जाती है, कहाँ गिरती है? ब्रह्मपुत्र से सीधी नीचे जाकर के बंगाल की खाड़ी में। तो ये गंगा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इस तरीके से गंगा में मिल रही हैं, तो उसी पर क्वेश्चन पूछा है। ये कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर प्रयागराज के अनुप्रभा में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आप देखोगे अनुक्रम सही है? तो कौन सा है आपको बताना है। देखो सबसे पहले आती है रामगंगा, रामगंगा के बाद में आती है गोमती लखनऊ में, फिर उसके बाद में घाघरा, उसके बाद में गंडक, फिर कोशी बिहार का शोक कही जाती है। तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या आपका भी था? चलिए आपका भी था तो आप सही थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 नंबर, कह रहे हैं कथन पहला कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा होती है। बिल्कुल वर्षा का होना आपने देखा होगा, जब केमिकल साइकिल होती है, साइकिल प्रोसेस जब चलता है तो जो चट्टानें होती हैं उसमें इरोजिंग और वेदरिंग होती है बच्चे, तो उसमें खासतौर पर महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाती है? ये आप देखोगे बरसात भी एक उसका बड़ा फैक्टर होती है, क्योंकि चट्टानों को आपने देखा होगा बरसात के समय में चट्टानें कम दिखाई देती हैं आपको, मतलब कि आप देखोगे टूट फूट के तलछकड़ी उसकी होकर के नीचे की तरफ पानी के साथ बहा करके आ जाते हैं। वर्षा जल में घुले, अब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि जब बरसात होती है उसके अंदर क्या होता है, CO2 आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें ऑक्सीजन आपको देखने के लिए मिलेगा, जब ये जा करके आप देखोगे प्रोसेस करता है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है बच्चे, आप देखोगे कथन दूसरा कथन तीसरा दोनों सही हैं, और कथन दोनों क्या कर रहे हैं, कथन एक की सही व्याख्या भी करते हैं। मैंने आपसे कई बार इस बात को बोला था बच्चे, जब मैं आपसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैपिंग को कर लो, 4 से 5 क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं, ऐसे नहीं बोले थे। देखो ये इजली वे में गंगा वाला क्वेश्चन था, वो मैपिंग से क्वेश्चन था, इंडियन मैपिंग से, और ये वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन है। पूछा क्या है आपसे
उपयुक्त कितने देश क्या कर रहे हैं, उत्तरी समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं। चलिए आपसे देखिए दिमाग थोड़ा दौड़ रहा है कि नहीं, मैपिंग मैंने आपकी करवाई है, थोड़ा सोचिएगा। बाल्टिक सी पर जा रहा है दिमाग, नॉर्थ सी पर जा रहा है दिमाग, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जर्मनी, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब बन रहे हैं माइंड में। नॉर्डिक जो कंट्री हैं, नॉर्ड स्ट्रीम बन रहा है। चलिए उसी पर क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर कौन कौन से देश हैं ये देखो। पहला अगर हम देखें फिनलैंड नहीं बच्चे, फिनलैंड इसके साथ नहीं लगता है, इसके साथ इसकी जगह डेनमार्क लगता है ना। तो जर्मनी लगता है, नॉर्वे लगता है, रूस भी नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही केवल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चे जो आपका 9 है, ऐसे क्वेश्चन पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे वे में समझें। ऐसे क्वेश्चन को आप गोला करें, सर्किल करें, क्वेश्चन मार्क लगा दें और आगे बढ़ें। इस पर टाइम नहीं जोखा करें। ऐसे क्वेश्चन को जब आपके पास टाइम बचे लास्ट में, तो ऐसे क्वेश्चन को जब करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 100% एक्यूरेसी के साथ होते हैं और ख़ास तौर पर इसमें आपको 100% चाहिए, अन्यथा आप डाउट में रहोगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपको मैच करना है और मैच करने के पश्चात बेटा नीचे भी देखो, यहाँ पर आप एलिमेंट मेथड नहीं लगा सकते, ये पेयर वाला क्वेश्चन है। अब कई टीचर कहते हैं अगर 3 स्टेटमेंट दे के रखे हो तो 2 ठोक दो, तुक्का मारना है, तो बेटा गलत हो जाएगा। अब आप कैसे ठोक दोगे 2? और यूपीएससी है, आपको देखो करना क्या है। वास्तव में मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने पहले ही आपको बता दिया कि 45 क्वेश्चन आप करेक्ट तो कर लो, तो आपको काहे जरूरत पड़ी है भाई 90 क्वेश्चन करने की? आप 75 से आप 80 क्वेश्चन करो। क्या जरूरत पड़ी है आपको भाई 20 क्वेश्चन मत करो ऐसे जो आपके। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ो ना, ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो बाद में करना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे क्वेश्चन है आपको आगे मिलेंगे, उनको करो भाई। क्यों 1-2 क्वेश्चन के पीछे अपने नंबर को घटा रहे हो? तो देखो यहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, क्षेत्र हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात ये मालवा क्षेत्र है और नर्मदा नदी पर है, ये बात एकदम सही है। बाकी का ये सब गलत है, छोटे नागपुर और ये पश्चिमी। आप देखोगे इसमें जो राइट आंसर होगा केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही पूछा था। चलिए नेक्स्ट, फिर से देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा ये 100% एक्यूरेसी के साथ में होता है ऐसा क्वेश्चन। अगर आप वहाँ पर डाउट हो गया तो हो गया। जैसे पहला क्षेत्र है, यहाँ पर क्षेत्र हैं, फिर पर्वत नाम है और पर्वत के प्रकार हैं। मध्य एशिया जो है आपका बासजेश जो पर्वत है, ये कह रहे हैं आपका बलित पर्वत है। नहीं बेटा, ये बलित पर्वत नहीं है, अपशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है, तो पहले ही गलत हो गया। यूरोप की बात कर लें, आल्पस पर्वत आपको मिलता है, सही बात है, लेकिन ये भ्रंशोत्थान पर्वत नहीं है बेटा, ये ब्लॉक पर्वत नहीं है, ये भी क्या है, एक बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है। दूसरा भी गलत है। उत्तरी अमेरिका में आपको अल्पेशियन पर्वत मिलेगा, आपने आई थिंक अलास्का पढ़ा है, अरे बोलो हाँ। उसके साथ साथ ये बलित पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में आपके एंडीज पड़ा है, बिल्कुल है, तो ये भी बलित पर्वत है। रॉकी पर्वत, ये भी बलित पर्वत है। तो यहाँ पर आप देखोगे हिमालय, ये भी बलित पर्वत है। तो कितने सही हैं? तो इसमें केवल 2 सुमेलित सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखो मैपिंग, देखो मैपिंग पर क्वेश्चन है। ये तो खैर मैपिंग के नहीं है, ये बेसिकली आपके करंट अफेयर पर आधारित है। हाल ही में उपयुक्त में से किन का निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया जा रहा है? तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट मेथड लगेगा। देखो जो आपका डोनी पोलो है, ये विमानपत्तन बनाया जा रहा है, ये भी नवीकरण है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश, याद कीजिए गौतम बुद्ध जैनिज़्म बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर। विजयवाड़ा का जो बेटा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये विमानपत्तन ये नहीं है। तो देखो जहाँ 3 नंबर है उसको कट करो, राइट आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इससे इजी क्या लोगे, क्योंकि ये बेसिक है आपका। एनसीईआरटी है बेटा, क्लास नंबर आप देखोगे जो 7 और 8 की पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा, 9th में भी। जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह एक गैस है और जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, बिल्कुल सही बात है। देखो जो वाटर वेपर होता है बेटा, एक गैस होती है, क्योंकि ये अपने अंदर क्या है, आर्द्रता, मतलब कि जलवाष्प की मात्रा को समाहित किए हुए होता है। ये आप जैसे ही इक्वेटर की बात करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आर्द्रता मिलती है, और ये प्रभावित होता है किससे? तापमान से। जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा और यदि पानी का सोर्स होगा तो वहाँ पर आपका वाटर वेपर ज़्यादा होगा, जलवाष्प देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहीं आप इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो आपका वाटर वेपर क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। तो ये कह रहे हैं ऊंचाई के साथ घटता है, सही बात है। और ध्रुवों पर इसका प्रतिशत सर्वाधिक होता है, नहीं बेटा सर्वाधिक नहीं होता है, ये सबसे कम होता है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, आंसर ए। नेक्स्ट, ये भी देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस है, ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी ज्योग्राफी से खासतौर पर क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए, क्योंकि भाई यही ट्रेंडिंग में बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, दुनिया का ध्यान इसी पर है, तो इसी पर पूछेंगे। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न होती है, वर्ष भर वर्षा होती है और वर्षण
में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, किस प्रकार की जलवायु की बात यहाँ पर की गई है। तो ये खासतौर पर आप देखोगे 250 तक के आसपास, 50 से, तो ये खासतौर पर क्या है, समुद्री पश्चिमी जो तटीय जलवायु होती है वो इसका एक उदाहरण माना जाता है। भारत में यही तो होती है, पश्चिमी जलवायु से ही तो बरसात होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 14। कोरियोलिस बल के बारे में आपसे पूछा गया है, सीएफ आपने पढ़ा होगा, कैसे काम करता है, सही बताना है। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। बिल्कुल, पवन वेग जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें वृद्धि, तो ये भी आपका कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ जाता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल पर विद्यमान नहीं होता है। ये बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पर बनता है डोलड्रम, और ये बनता है जब आपकी विभिन्न भौतिक गुणधर्मों वाली जो वायु राशियाँ होती हैं उस पर, एक समान नहीं, विभिन्न होती हैं यहाँ पर। तो अब देखो इक्वेटोरियल पर क्या है, गर्म वायु राशियाँ मिलती हैं, तब ऐसा नहीं होगा। जब इसको गर्म और ठंडी वायु राशियों का विद्यमान होना है, इसके लिए बहुत आदर्श आप देखोगे दशाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो दूसरा गलत है, पहला इसमें सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चे, बड़े ही आनंदमय क्वेश्चन है ये, मैं आपसे कहूँ ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? बेटा जरा समझो, आपसे देखो, आपसे आप बताइए कहाँ की परीक्षा दे रहे हैं, भारत की दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की परीक्षा दे रहे हो? बताओ, इंडिया की परीक्षा दे रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया की दे रहे हो? भारत की परीक्षा दे रहे हैं सर जी, और कहाँ की दे रहे हैं? इंडिया के निवासी। क्या बिल्कुल सही बात है। तो अब 21 जून को बताओ, भारत में जो तापमान है वो कैसा होता है? तेज होता है कि धीमा होता है? शरद होता है कि समर होता है? विंटर होता है कि समर होता है? बताओ क्या होता है? आप कहोगे सर ये तो सबको पता है, समर होता है। बिल्कुल, गर्मी होती है, चीखती गर्मी होती है। हाँ सर बिल्कुल। तो अब सूर्य कहाँ होगा? कर्क रेखा पर होगा। अब देखो इसी पर पूछा है, भूमध्य रेखा। बेटा भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल, कर्क रेखा जी हाँ, मकर रेखा इसमें होगा नहीं, और उत्तरी ध्रुव जो आर्कटिक होता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो बेटा यहाँ पर 2 और आपका 4 राइट आंसर होगा। भूमध्य रेखा पर नहीं होता है बेटा, 2 और 4, तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैंने ये क्वेश्चन इस बार भी चर्चाओं में रहा है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है, ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोषित है? तो किसकी बात की गई है? कई बच्चों ने इस पर जो लगाया था, आंखें मींच के लगाया था, अमेजन। बेटा अमेजन नहीं है, और इसमें आप देखोगे कि कोरी बेसिन नहीं है और रियोडी प्लासा नहीं है, तो कौन सी है? कांगो बेसिन, अफ्रीका, छोटा कांगो, बड़ा कांगो, याद कीजिए, ठीक है, जाहिर वगैरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 17। ये क्वेश्चन ऐसा है, करंट अफेयर पर होता है, और देखो मैं हमेशा कहता हूँ साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन आते हैं बड़े ही सॉफ्टली क्वेश्चन आते हैं। बेसिक आपको पता हो, आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन कर ले जाओगे। कई उपभोक्ता उत्पादकों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरो एलिकल और पॉलीफ्लूओरो एलिकल पदार्थों, मतलब कि जिसको PFAS के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, PFAS जो है ये पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं। बिल्कुल, ये लंबे समय तक भी बने रहते हैं। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप उस जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो ये भी बात एकदम सही है। तो इसमें पूछा था कौन से सही है, तो कौन से सही है बेटा? इसमें सभी सही है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन वह है, एलिमेंट मेथड लगाते तो हो जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछ रहे हैं उपयुक्त जीवों में से कितने प्रकार के परजीव्य जातियाँ, मतलब कि पैरासीटाइड स्पीसीज़ है पाई जाती हैं। देखो कौन सी है। पहला है आपका ये जो है बेटा मक्खियाँ, ये होती हैं। दीमक नहीं होती है बेटा इसमें, और कांतर होता है आपका, और इसके साथ साथ जो आपका कैराविड जो बिल्स होती है ये भी इसके अंतर्गत आती है। तो 3 है, 1 2 4, सॉरी 1 2 3, ये बाकी गलत है। ये बराबर जो आपका बास्पस है ये नहीं होता। तो यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि कितने मटर कुल मतलब कि फैमिली से हैं। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा गया है और इस बार बजट 2025-26 में इस बात का चर्चा किया गया था। आत्मनिर्भर भारत बनना है किसमें, दालों के उत्पादन में। और भारत ने आप देखोगे अरहर, काला तिल जिसको उड़द कहते हैं, और जो आपकी मशहूर है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर देखो ये जो सारे के सारे तीनों के तीनों, मूंगफली हो, कुल्थी हो और आपकी सोयाबीन हो, ये सभी मटर कुल की प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20। ये कह रहे हैं आपसे कथन, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पिंडक जंतु की श्रेणी में रखा गया है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, पिंडक जंतु क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? अरे बोलो हाँ, पिंडक जंतु के बारे में होना चाहिए। कथन दूसरे में कह रहे हैं कि इंडियन फ्लाइंग जो आपका फोक्स अन्य जंतुओं को रक्त पीता है, मतलब कि अन्य जंतुओं को रक्त पीता है। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है ना, एक सबसे बड़ी विडंबना ये हुई, यूपीएससी ने अपने 3 आंसर ही नहीं दिए हैं। उसमें से बेटा एक आपका ये 20 है, इसका आंसर नहीं दिया यूपीएससी ने, तो इसको आप कट कर सकते हैं, आपके काम का ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो जीव जिसका जीव सिकांडा, साइकेडा, मड्डुक फुदक जिसको फ्रॉग हापर, और ताल बिशर्पी जिसको पार्ड स्केटर क्या है? तो ये बेटा क्या है, कई बच्चों ने तो एकदम इसका काट दिया था, ये में नहीं है। तो ये क्या है, सरीसृप नहीं बेटा, एक प्रकार का कीट के रूप में आई थिंक इसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 22 नंबर कथन पहला है, बाजार में मिलने वाली अनेक जो आपकी चिंगम होती हैं ये पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं। बिल्कुल, क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें प्लास्टिक होती है, और ये न केवल पर्यावरण बल्कि आप देखोगे हमारी बॉडी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और कई क्रिकेटर, भारतीय बल्लेबाज हैं, आप देखोगे खेलते रहेंगे चिंगम चबाते रहेंगे, फील्डिंग करते रहेंगे चिंगम चबाते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा रहता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, उससे बच्चों में लत पड़ती है चिंगम की। तो ये भी सही है, ठीक है, इसमें क्या है प्लास्टिक होता है, ये भी सही है। तो इसका रीज़न यही है कि पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये प्लास्टिक होती है। तो दोनों बातें सही हैं और 2 कथन एक का सही व्याख्या भी है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा, ये 100% आपका क्या होना चाहिए, इसमें सिक्योर आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, श्योर होनी चाहिए, तब ऐसा क्वेश्चन दो। ये कह रहे हैं देश है आपका और अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु हैं। जैसे ब्राज़ील की बात कर रहे हैं जिसको इंड्री नहीं, यहाँ पर नहीं है। इंडोनेशिया एल्कन, और मेडागास्कर में जिसको बोनोबो बोल रहे हैं, नहीं बच्चे, इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं देखो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाऊंगा कि जाओ वहाँ पर जादू की चढ़ी चल जाएगी और ऐसा कर लो, नहीं बेटा, मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो फिर यूपीएससी सिखाती है ठीक से। विश्व जैव शौचालय मतलब कि आप देखोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना होता है, इसको ज़रा समझना। विश्व शौचालय संगठन जिसको वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध में कथनों पर विचार करो। यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का एक कार्य है। क्या ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बना लेगी क्या इसको? आपने कहीं पढ़ा है यूएन के बारे में? नहीं, हमने नहीं पढ़ा है सर ऐसा। वैश्विक आप देखोगे स्वच्छता संकट का समाधान कई पर कार्यवाही हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन और विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की महत्वपूर्ण पहल हैं। तो ये बात तो एकदम सही है, ये बात तो एकदम आप देखोगे एकदम करेक्ट बात है। इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में सोच की समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्ति में निधि प्रदान करना। बेटा देखो ये निधि कोई प्रदान नहीं करती है, फंड वगैरह नहीं देती है, तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें कितने सही हैं ये पूछा ना आपसे, कौन सा सही है? तो केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी के इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपका फैक्चुअल है बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन, हाँ ये फैक्चुअल नहीं है, ये एक स्पीसीज़ है और उसके बारे में पूछा गया, ये लगा लोगे आप आराम से। ये कह रहे हैं कि सिंह मतलब कि शेर की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। ये बात सही है, कोई विशेष नहीं होती है, वो सर्किल में चलता है प्रोसेस उनका। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। बिल्कुल ये दहाड़ता नहीं है, चुप रहता है। क्लाउड आप देखोगे लेपर्ड, वो आराम से रहेगा ऐसे ही। जो नर होता है, नर जो आपका शेर है से भिन्न नर तेंदुआ गद्द चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये क्षेत्र को वास्तविक रूप से क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, और वो उसके क्षेत्र में नहीं जाता है, वो उसके क्षेत्र में नहीं जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना है इसको। पढ़ो। पढ़ो बेटा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है। अब बेटा क्या पूछा आपसे, 100 मिलियन किसान पूछे। देखो ये जो स्टार्ट किया गए थे, इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो नेट शून्य कार्बन के प्राकृतिक सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य है किसानों को पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करने के लिए इसको लाया गया। तो 100 मिलियन किसानों का सही विवरण आप देखोगे यही है। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा क्या पूछा आपसे। निम्नलिखित पर विचार करो और पूछा कितने वितरित ऊर्जा संसाधन हैं। वितरित ऊर्जा, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जो होती है, पहला बैटरी स्टोर, बिल्कुल भंडार करोगे आप उसका बैटरी का। बायो जनरेटर होता है, ईंधन सेल होती है, और आपके रूट ऑफ जो आपका प्रकाश वोल्टेज यूनिट होता है ये भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो 27 का जो आंसर होगा बच्चे, 27 का डी, सभी चारों इसके अंतर्गत आएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसी कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है। देखो बेटा इसके ऊपर क्या है ना, परिच्छेद भी पूछा था 2023 में यूपीएससी ने। अब देखो इसके ऊपर ये पूछ लिया है। अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है, और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागणित कर सकता है। तो ये है खास तौर पर अंजीर का। ठीक है, तो राइट आंसर 28 का हो जाएगा ए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कितनों में विषाक्त प्रजातियां हैं। तितली की भी हैं, मत्स्य की भी हैं, और मंडक मतलब कि इनकी भी हैं। तो सभी की विषाक्त प्रजातियां आप देखोगे कहीं ना कहीं इनके रूपों का ऐसा वर्णन है देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो ये तो इजी था, जी एंड पीजी का हो गया इसको। ये और भी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने वास्तव में अगर आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री को, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है तो ये बहुत ईजी है। देखो विचार करो कितने आपके वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं। देखो काजू नहीं भैया, ये गोवा में पुर्तगाली लेके आए, पपीता अंग्रेज वगैरह। हाँ, ये जो रक्त चंदन होता है, रेड जो आपका चंदन होता है, लाल चंदन, ये भारत में मिलता है। और इसकी चर्चा आज से नहीं पुराणों में आपको देखी होगी, पुराणों में सॉरी ये मिलती है। ठीक है, हमारे कई ऐसे धर्म ग्रंथों में भी इसकी चर्चा मिलती है। तो बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के यहाँ से बहुत पहले। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट सही है और बाकी का पहला दूसरा गलत है। भारत में है ना, नहीं, हाँ, तो ए आ जाएगा आंसर, केवल एक सही है इसमें। नेक्स्ट, विकर्ण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों मतलब कि आरटीजी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, आरटीजी लघु विखंड रिएक्टर है। दूसरे में कह रहे हैं आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। आरटीजीएस एक प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जा सकता है, जो सशस्त्र विकास का एक उत्पाद है, मतलब कि सब उसका उत्पाद के रूप में जाना जाता है। अब कितने सही पूछा आपसे, तो इसमें जो सही है बच्चे, पहला इसमें आप देखोगे गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यह लघु विखंडन रिएक्टर होता है। नहीं बेटा, ये खास तौर पर लघु विखंडन नहीं, बल्कि आप देखोगे संलयन पर होता है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। जहाँ एक स्टेटमेंट है उसको कट करोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो, कथन 1 और कथन 2 वाला। वृद्ध तारे बामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। क्या ये बात सही है? अरे बोलो हाँ, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं ना, बिल्कुल ये वाली बात गलत है। दूसरा है कि बामन तारों की तुलना में वृद्ध तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की उच्चतर दर होती है। हाँ, ये बात सही है कि इनमें उच्चतर दर तो होती है। तो पहला गलत हो गया। अब देखो ये कह रहे हैं दोनों सही, दोनों सही। कथन पहला सही नहीं, पहला गलत है और दूसरा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी आपका देखो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से बेसिक पर क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया जाता है जब आपकी फाउंडेशन में। ये कह रहे हैं कि कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है
जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित, आप देखोगे विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो ये खासतौर पर आता है नाइट्रस के ऑक्साइड। क्या आता है? नाइट्रस के ऑक्साइड इसके अंतर्गत आते हैं। नाइट्रेट ऑक्साइड तो पेड़ पौधे लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं आता है, नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड नहीं आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कितनी गतिविधियाँ, आप देखोगे रडारों का उपयोग किया जा सकता है, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी गतिविधि हैं जिसमें रडारों का इस्तेमाल आप बखूबी से कर सकते हैं। पहला, विमानपत्रों अथवा विमानों के यात्रियों के पास में मौजूद स्वर्ण पदार्थों, बिल्कुल नार्कोटिक्स के पहचान के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। वर्षण का मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं। पशुओं के प्रवासन, और प्रवासन का मतलब होता है माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे पर, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो दो हैं इसमें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू, अब देखो कई बच्चे होंगे उन्होंने तीनों ठोका होगा, ये बेटा तीनों ही गलत हैं। राफेल, मेगा 29 और तेजस ये नहीं, ये तीसरी पीढ़ी के नहीं हैं, तो इसमें कोई नहीं है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करवा लूँ, चलो ये क्वेश्चन दो मुझे, 36 का आंसर आपको बताना है, पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलो का प्रयोग होता है? देखो कहाँ कहाँ होगा, इन सब में होता है। रोगियों को नियंत्रण, डिलीवरी के रूप में, चाल वातानुक्रम के रूप में, औद्योगिक निष्कर्ष, सब में होता है बेटा। ये बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, इससे ईजी क्या लोगे आप, हैं ऐसा ही क्या? नहीं बेटा, देखो यही तो गलत है, यूपीएससी कहती है यही तो गलत है, ईजी नहीं है। देखो कह रहे हैं हाइड्रोजेलो का प्रयोग तो रोगियों के नियंत्रण, औषधि, डिलीवरी के, चल वाता अनुक्रम प्रणाली के लिए नहीं, औद्योगिक स्नेह के वचन के लिए नहीं बेटा। पहला इसमें सही है, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? क्या होता है उससे बताओ। जब आप हाइड्रोजन को जला रहे हैं तो उससे स्वाभाविक है कि जलवाष्प बन के निकले, तो जलवाष्प निकलता है वाटर वेपर, मतलब कि ए डी इसका राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। हाल ही में ये क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द का वास्तव और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? देखो ये जो किसके संदर्भ में चर्चा की गई है, ये सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, या फिर दीर्घ ऊर्जा भंडारण, या वर्षा जल संचय प्रणाली, या धन अनाज, जो आपके अनाज होते हैं उनको लेकर, बताओ। तो ये खास तौर पर लाई गई थी दीर्घ, जो आप देख ऊर्जा भंडारण को लेकर के इसको लाया गया। तो जो आपकी पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द है वो खास तौर पर दीर्घ विधिक जो ऊर्जा भंडार है उसकी बात ये करते हैं। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टरों की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? देखो अभी ये खास तौर पर क्या है, ये कह रहे हैं जनन नहीं, जनन तो में नहीं आएगा, डिलीवरी नहीं आएगा, टीका वैक्सीन नहीं आएगा, अपशिष्ट जल शोधन आप देखोगे प्रक्रिया में ये रखा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट में है? तो ये जो आपका शब्द है बेटा, जो लेन देन है, संपार्श्विक जो लेन देन आता है, ये बैंक से जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी है, तो इसे खास तौर पर मनी मार्केट कहते हैं, मनी बाजार इसको कहा जाता है। अब इकोनॉमी के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखो ये भी आपका इकोनॉमी का वैसी है, फंडामेंटल बेस पर। क्या है ये कह रहे हैं, किसी अर्थव्यवस्था में कुल जनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बेटा देखो कुल जनन जो दर होती है ये खास तौर पर किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उनमें से जन्मे बच्चों की संख्या को कहते हैं क्या? प्रजनन दर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आपका 42। अब देखो ये बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। तीन स्टेटमेंट है। पहला, भारत में गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। देखो बिल्कुल ये इसका लाभ उठाने के लिए पात्र होती हैं और ये इसका लाभ भी उठा सकती हैं, इसमें कोई दोहरा ग्रह नहीं है।
भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूति जीसैक का धारक बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। भारत में शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक वाणिज्यिक मंच मतलब कि आप देखोगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शंस में क्या क्या है। अच्छा ठीक है, ये भी बात एकदम सही है, तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। एक दो कहीं है इसमें, एक दो है और तीन भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूति मतलब कि जो भूतियों में व्यापार कर सकते हैं, तो कौन कौन कर सकते हैं उसकी बात यहाँ पर आपको दी गई है। तो ये सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बीमा कंपनी, पेंशन निधि, खुदरा निवेशक, आई थिंक ये सभी होगा। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट, अच्छा हो रहा है इधर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज जो आपके ट्रेड फंड है, ईटीएफ है, मोटर वाहन है, मुद्रा की अदला बदली। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें वित्त लिखित इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है, कौन सा माना जाएगा बताओ। जो आपका एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है ये खास तौर पर इसके अंतर्गत रखा जाता है क्या बताओ। मोटर वाहन आएगा क्या आपकी, ये तो एसिड हो गई, तो इसमें किस किस को रखा गया, मोटर वाहन तो नहीं आएगा, पहला रखा गया है और तीसरा रखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई का इसमें गलत आंसर था, कई का सही था। देखो ये कह रहे हैं कृषि उत्पाद भंडारण जो होता है प्रोड्यूसर, वो इसी में आएगा। डेयरी फार्म जो आती है प्राथमिक क्षेत्र में, हाँ द्वितीय क्षेत्र में आती है। खनिज जो आता है ये द्वितीय में आता है। कपड़ा बुनाई इसमें नहीं आते, तो इसमें दो सही हैं। ठीक है, खनिज वाला और ये पहला और तीसरा। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल इसमें दो सही हैं। एक बार चेक तो कर लें क्वेश्चन क्या है, 45, तो दो सही हैं इसमें, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन, उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पाद के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिए ये खास तौर पर संधारणीय निम्नीकरण के ईंधन उत्पादन के फीडबैक को आप देखोगे किया जा सकता है, तो ये बात सही है। मक्का के दाने, अपशिष्ट कॉस्ट के हल और ये, तो देखो बेटा इसको अगर हम देखें एलिमेंट मेथड लगा लो, ये सभी आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। एक ऐसी संपत्ति जिसको हम कभी बेच करके मुद्राएं अर्जित कर सकते हैं। तो जैसे किसान का हल है, ये कार्यशील पूंजी में आएगा, शाबाश। कंप्यूटर एक स्थिर पूंजी है, बुनकर का प्रयोग किया जाने वाला एक स्थिर पूंजी है, नहीं। पेट्रोल कार्यशील पूंजी है, जी हाँ। तो देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, अब कितने सही सुमेलित हैं ये आपसे पूछा गया, आपको बता देने हैं इसमें कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सुमेलित हैं, केवल दो सुमेलित हैं, मैंने आपको बना के दिखाए हैं, तो केवल दो इसमें सही सुमेलित हैं। अब बड़ी ही अच्छी बात की गई है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का प्रयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, जो अभी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त में से कौन सा किया जाता है। तो ये खास तौर पर मेटावर्स की बात हो रही है बेटा, ये हो रही है मेटावर्स की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम और विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने कई चीज़ें तो रखी, ये बात एकदम सही हो जाएगी। पहला है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक
बैंकों या बैंकिंग सब्सिडियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है। भारत में पूर्ण रूप वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए एक बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखो जरा समझना, यहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि ऐसा ही होगा, जब ही होगा वो होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आइए क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर का। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व जिसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबल, जो आपका सिस्टम है सोशल सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये पहला है कि CSR निम्न विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं जाना जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा पहले में कि नहीं जाना जाएगा, तो बात एकदम सही है भाई। CSR यही तो है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम CSR दे रहे हैं लेकिन उसमें हमारे ही कर्मचारी 60% है, तो तुमने समाज को नहीं दिया बल्कि उन्हीं को दिया है। उसके बाद कह रहे हैं CSR नियम और CSR कार्यकलापों पर CSR और CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते। देखो यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 50 में दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका USA अपने बैंक मतलब कि अपने ऋण पर चूक करता है तो USA ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये बात एकदम सही है। अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो इन पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि USA सरकार का ऋण कोई मूर्त मतलब कि हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास पर समर्थित है। ये बात एकदम सही है। पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन। आप देखोगे पहले में कह रहे हैं कि सामूहिक उधार बहु उधारकर्ताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक मतलब कि डिफ़ॉल्ट का जोखिम बढ़ाती है। ये जैसे आप देखोगे कई ग्रुप मेरी साइड में भी जिधर मैं रहता हूँ वहाँ के बस्ती के लोगों ने बनाए थे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, कुछ समय तक चलते हैं, उसमें बैठक भी नहीं लगती। अब देखो UPSC ने खासतौर पर इसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो इसको कट कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। RBI से क्वेश्चन आया है, देखिए बड़ा ही छोटू सा सिंपल सा क्वेश्चन। डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, जो आपका CBDR है। ठीक है, यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय सॉवरेन मुद्रा है। सही बात है। यह RBI के तुलन पत्र मतलब कि बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, ये बात भी आपकी सही है। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। और उसके बाद आप देखोगे हालांकि इसमें ये चीज़ें नहीं हैं, कुछ कह रहे हैं कि यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर है आपका 53, तो 53 का आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस उपनामों से जाना जाता था। अब देखो ये स्पेसिफिक नहीं पता थी, हालांकि बुद्ध को लेकर के जो नाम हैं इनके, जैसे शाक्य मुनि हैं, तथागत गौतम बुद्ध हैं, जो आपके
न्यायपुत्र हैं ये जैनिज्म से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 55। पुरातात्विक स्थल हैं, राज्य हैं, विवरण है। अब बताइएगा इसमें कौन से सुमेलित हैं और कौन से सुमेलित नहीं हैं। देखिए इसमें अगर हम देखें जो सुमेलित हैं खासतौर पर पहला है चंद्रकेतुगढ़, तो ओडिशा बंदरगाह शहर, नहीं मैं नहीं करा। इनाम गांव महाराष्ट्र ताम्र पाषाणकालीन बस्ती, ये भी सही है। जो आपकी पंडुकेलर मतलब कि जो आपके महापाषाण स्थल भी आपको यहाँ पर थोड़ी मात्रा में देखने के लिए आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप देखोगे सलीमढ़ आंध्र प्रदेश, सेलकृत गुफा मंदिर। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, इन्होंने दो ही को कहा गया है, एक तो आपके हैं ईशान किशन और एक हैं आपके पगंडू। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 65 पे इसका राइट आंसर क्या है? 65 पे राइट आंसर क्या है? 65 पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितना है? क्वेश्चन नंबर है आपका 55। क्वेश्चन नंबर है आपका 55। तो 55 में आप देखोगे जो पंक्तियां हैं वो ख़ास तौर पर ये तो आपको मिलेंगी, तो इसमें सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा है पुरातात्विक राज्य और इसकी पंक्तियाँ दी के रखी हैं, उनका वितरण पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, क्वेश्चन क्या में आइए 55, तो इसका राइट आंसर होएगा बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब ये बड़ा ही इजी था। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित प्रशासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये बात सही है, और ये किसने? कृष्णदेव राय के द्वारा था ये सब। नेक्स्ट कॉर्नवालिस को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। कॉर्नवालिस की राजस्व संग्रहण की पद्धति तो कौन सी है? जमींदारी प्रथा को ये अपनाता है। ये कह रहे हैं राजस्व संग्रहण की रैयत वाली बंदोबस्ती का दिन। नहीं बेटा, ये गलत है। बाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने के विफल रहता है तो उसे उसकी ज़मींदारी से गारंटी कर दिया जाता है, मतलब कि हटा दिया जाता है। वो लैंड वाले सेक्टर को भी इसके अंतर्गत ले लेते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर 57 को देखोगे तो इसका आंसर यूपीएससी ने नहीं दिया है, लेकिन आप इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, लेकिन ये आपसे जो आपकी धाराएं हैं, ठीक है, उनसे और ख़ास तौर पर इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा इसका आंसर नहीं दिया यूपीएससी ने। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब यहाँ पर है कौन सा ये से सही है या फिर है? पहला, उपनिषेधों में कोई तिथि मतलब कि कथा पैरवल नहीं है। ठीक है, ये पैरवल नहीं होती है बल्कि इसको बनाया जाता है। तो ये कह रहे हैं पैरवल नहीं है, तो पैरवल है। उपनिषदों में से उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले थी। अब ये देखने के लिए मिलता है कि ये आज का तो है नहीं, लंबे समय तक ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, सॉरी। भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य? हाँ बिल्कुल है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। आप देखोगे ये बात एकदम गलत है गेहूं और चावल के लिए। तो सेकंड गलत है, सही पूछा है, केवल एक इसमें सही है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे नवीनतम समावेशन था? अब देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबने पढ़ा रखा था गरबा सबसे बाद में हुआ था 2021 में। बाकी का ये छऊ, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, ये तो सब 2017-11 में आपने देखे होंगे। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर तो मैं आपसे पूछता हूँ। 61, तो इसका राइट आंसर आपको करना है।
ये कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि सी राजगोपालाचारी। तो देखो जो 61 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इसका है डी। ठीक है, तो ये कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। नहीं, ये आपके डॉक्टर सचिंद्र दास सिन्हा थे, जब तक आप देखोगे नेहरू जी आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और विदेशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरल की स्थापना का प्रावधान किया गया। मतलब कि इसको एक साथ जोड़ करके लाने का प्रयास होगा, ये बात सही है। कक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपका 62 नंबर है, इसका भी आंसर यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे पूछा गया है कि नाटककार भाष्य की रचना जो है वो क्या है, 63 में बता दो। तो इसका राइट आंसर 63 का सी हो जाएगा, मतलब कि मध्य, आपका जो मध्यम वायुवेग है। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु चौथे, इन्होंने खासतौर पर जिन्होंने चौथी शताब्दी ईसा के अंत में चीन की यात्रा की और निम्न में से किस प्रकार का भाषण भी आप देखोगे भाषा के लिखते थे। तो ये खासतौर पर जो बात की जा रही है, विशुद्ध दिग्गमे को इसमें रखा जा रहा है। ठीक है, खासतौर पर आप देखोगे सर्वा उस्ताद विनियमन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व विरासत जो आपकी धरोहर सूची में शामिल की गई, ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों पर विचार करो। यहाँ पर यूनेस्को की बात पूछी गई है। शांति निकेतन बिल्कुल था इसके अंदर, शांति निकेतन तो है भाई। अब ये पूछा कुछ और तो नहीं है ना, 2023 पूछ लिया आपसे। तो देखो पहला आपका रखें, रानी की बाप क्या इसके अंतर्गत आती है क्या? बोध गया स्थिर बोहा मोदी तो नहीं आती है। होशियार के पवित्र मंदिर, देखो इसमें जो आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है, 65 है ना, 65 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दो सही है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान, अब देखो ये जो क्वेश्चन है भारत के संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान में संशोधन आपने पढ़ा है, संविधान का भाग 20 पढ़ा है। देखो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किन के द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन करेगी? तो चाहे परिवर्तन हो और निरसन हो, तो इन तीनों को ध्यान में रख करके, ये केवल नोट्स से आया है, ये बिल्कुल एकदम बेसिक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा है। किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया और उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? अब देखो इसमें जो बात की जा रही है ये जापान की जा रही है और दक्षिण कोरिया की बात की जा रही है। तो पहला, और देखो इसमें आपको क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, अब इसमें ख़ास तौर पर पहला, दूसरा और चौथा, ये नाइजीरिया इसमें नहीं है, दक्षिण अफ्रीका भी इसमें नहीं है, ये कोरियल्स और ये जापानी और इटली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 68। धन विधेयक पर क्वेश्चन पूछा गया, लगातार धन विधेयक पर क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में कथनों पर विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। हाँ, इसमें प्रक्रिया का उल्लेख आता है, हालांकि लगता वो 110 ही है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये राज्यसभा में नहीं आता है, बल्कि एक बार जो पारित किया, स्वीकार किया वही इसमें रखा जाएगा, लेकिन पुनः ये वापस नहीं आएगा।
ठीक है, तो पुनः ये वापस नहीं आएगा। उसके बाद तीसरा है कि राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदित दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु अस्वीकार नहीं कर सकती। ये बात भी सही है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया करना होगा। अब देखो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये जो 68 है इसमें आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कितना? सी, 1 2 3, ठीक है जी, यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा फास्ट है क्लास मुझे पता है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दे बच्चे। भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों, ठीक है, समकक्ष आपसे पूछा गया तो आप इसको बिल्कुल एकदम हटा दें। इसमें खास तौर पर जो आपके मैं कहूँगा इसका जो राइट आंसर होगा 69 का, ये खास तौर पर जो लेफ्टिनेंट्स कर्नल होते हैं इसमें ग्रुप कैपिटल्स और कैप्टन और बाय कैप्टन भी देखने के लिए मिलता है। तो इसमें कितने हैं? केवल 4 इसमें सही हैं, 1 और 4 सॉरी, 1 और 4 सही। तो 1 और 4 मतलब कि इसका राइट आंसर देखिए, पूर्वोत्तर परिषद NEC की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किस या किन सदस्यों को शामिल किया गया है? तो देखो, जो नॉर्थ ईस्ट की परिषद होती है बच्चे, उसमें खास तौर पर गृह मंत्री को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ का राज्यपाल इसको देखने के लिए मिलता है। तो अब जहाँ 3 नंबर है उसको आप घटा दो भाई, जहाँ 3 नंबर का ऑप्शन है उसको कट कर दो, तो आंसर कहाँ आ जाएगा? सी, 2 और 4। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठन किए गए? तो देखो, अभी तक जो हुए हैं वो 4 हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं, 4 इसमें देखने के लिए आपको मिलेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लें, मैं आपको और बता दूंगा। देखिए, यह है आपका 71वें संविधान संशोधन। एक हुआ था, पहले देख लेते हैं। एक हुआ था 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को इसके अंदर जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को ठीक है, ये आपको मिलती है, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद आपका आता है 71वां संविधान संशोधन। क्या आता है? 71वां संविधान संशोधन। और जैसे ही 71वां संविधान संशोधन लाए हम, तो इसमें 3-4 जैसे नमक लैंग्वेज को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। ये है नेपाली, ये है मैथिली, और ये है आपकी जो क्या है, ये ना उसके बाद में कोंकणी, इसको बोलते हैं कोंकणी, ये इसके अंतर्गत आती हैं। और एक और है बोडमाश, ठीक है, बोडो, डोंगरी, और आपका ये जो आपको मिलता है इसमें कौन सी है? मैथिली। इसमें जो है देखो, सॉरी, इसमें ये आपकी मणिपुरी है बेटा, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये आती है। बोडमाश में क्या है? बोडमाश में आपकी मैथिली भी आ जाएगी, तो मैं से आएगी मैथिली, फिर आ जाता है बोडमास आ, तो और भी हैं इसमें, ठीक है, जो भाषाएं इसमें रखी गई थी, ऐड ऑन की गई थी। तो इसमें कौन सा है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये दल है, ये उपनेता है। जैसे अब देखो, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपको इसको निकालना है आंसर को। क्वेश्चन क्या में नंबर का है? 73 नंबर, ठीक है, 73 नंबर का बी राइट आंसर होगा। केवल 2 इसमें आपके परिच्छेद एकदम सही सुमेलित था। कौन से हैं 2?
मेरे को तो इस पे सब पे डाउट लगेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन को मैं कहूँगा स्कीप कर दें, लेकिन इसका आंसर जो यूपीएससी ने दिया है वो 2 दिया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान से क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग का 9 का में दी गई है, बिल्कुल। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए, ये भी सही है। और संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के लगभग 20, ठीक है, भाग के 20 दिए गए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान, ठीक है। तो देखो ये क्या है वास्तव में, अगर हम देखें इसको तो ये एक अंतर्राज्यीय संगरोधक संघ सूची के अधीन एक विषय के रूप में जाना जाता है, जिसको इसमें रखा गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका राइट आंसर आप दें, ठीक है, जो ये आपका है क्वेश्चन है 76 नंबर, इसका राइट आंसर आपने देना है बच्चे, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आ जाएगा। ये CDS वाला क्वेश्चन था, हालांकि ये कठिन तो क्वेश्चन होते हैं बट फिर भी आपको आंसर बताएंगे हम। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के कर्तव्यों में से कौन से हैं, मतलब कि इसके जो कौन कौन से कर्तव्य हैं उस पर पूछा गया है। जैसे चेक ऑफ ड्राफ्ट्स कमोडिटी स्थायी अध्यक्षता, तीनों नेताओं, प्रधानों और सर्विसेज चीफ पर सैन्य कामने का प्रयोग करना, ये भी बात सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 77, भूलना नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रहे हैं, दूसरा तो गलत है ना, ये दूसरा गलत है कि सर्विसेज ऑफ सैन्य कमांड, नहीं, सभी तीनों सेवाएं आप देखोगे ट्राई सर्विसेज के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए, ठीक है, द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, ऑपरेशन सद्भावना इनके लिए लाया गया था, जो इन समुदाय को आगे बढ़ावा देने का प्रयास करें और इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किसकी है। देखो सबसे लंबी जो सीमा लगती है, ये भी मैपिंग चाहिए, तो अमेरिका और कनाडा की सबसे लंबी सीमा लगती है। मैपिंग देख लो, क्लास को पोस्ट करके यहीं पे तो आ जाएगा समझ में। लोकसभा में आचार समिति, मतलब कि आप देखोगे इथिकल कम्युनिटी के बारे में पूछा है ये, ठीक है। अब देखो जो आचार समिति होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी, ठीक है, क्या थी, प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी और बाद में जाके ऐसा है कि बदली, ठीक है, तो बात एकदम सही है। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, बिल्कुल ये भी कर सकता है और अन्य भी इसमें कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 80, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला सही है और तीसरा भी इसमें सही है, ठीक है, तो यही इसका आंसर आना चाहिए। पैक और 3, 1 और 3 सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारी शक्ति जो आपकी बंधन अभियान लेकर गई सरकार, ये उपबंध 18वीं लोकसभा से होंगे, नहीं बच्चे,
ये आपकी 17वीं लोकसभा और 19वीं लोकसभा की बात हो रही है, तो जो आपकी 17वीं लोकसभा है उससे अधिनियम बनाने के बाद यह है 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? प्रवर्तन रहेगा। कितने दिन के लिए? आपके 15 वर्षों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट को अगर हम देख लें, दूसरा स्टेटमेंट आपका देखो, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। क्या पूछा है पहले देखो, सही पूछा है ना आपसे, 81 में सही, सही में देखो पहला इसमें गलत है, ये 18वीं नहीं है तो ये गलत हो गया, और ये खास तौर पर वाटर वेपर है तो दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा सही हो जाएगा और पहला गलत, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अभ्यास जो मित्र जो आपका है 2023 का, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ऐसे कुछ आउट ऑफ एरिया से क्वेश्चन आते हैं। यह है भारत बांग्लादेश के मध्य लड़ा गया था पुणे में। ठीक है, आतंकवादी विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रक्रिया का अभियान का लक्ष्य था। उसके साथ साथ आप देखोगे भारतीय वायु सेना का इस अभ्यास का हिस्सा था। ठीक है, तो अब आपको इस बारे में समझना है। दीजिएगा 82 का राइट आंसर। देखो इसमें पहला गलत था और आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला जो आंसर था बच्चे, पहले आंसर में इनके कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए इनका पहला आंक नहीं बल्कि एक अलग से व्यक्ति होता था जो इनको सारी चीज़ें बताता। 1 सेकेंड, चलिए क्वेश्चन है आपका 83। देखो ये कह रहे हैं प्रतिषेध, रिट के बारे में क्वेश्चन है। प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया एक आदेश है। देखो ये खास तौर पर क्यों लाया गया था, अगर हम देखें इसका मूलभूत विषय ये रखा गया। क्या नंबर का क्वेश्चन है? 83। इसका मूलभूत केंद्र ये है कि निचली अदालत की मामलों की कार्यवाही को जारी रखना प्रतिषेध करने के लिए। तो ये बात सही है, उसको ये होना चाहिए। 84 है आपका पहला। देखो ये कह रहे हैं आपसे, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में मान्यता दे सकता है। देखो किसी, ठीक है, उस राज्य के। यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है आपका 84 का, वो गलत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 84 का गलत होना चाहिए पहला। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। ये बात सही है, एकदम सही बात है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। सही पूछा था आपसे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय आप देखोगे बजट, जो यूनियन बजट होता है, ये प्राइम मिनिस्टर की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री और संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक विवरण आप देखोगे रखते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो आप देखोगे बिल्कुल ये बात एकदम सही है। केंद्रीय यूनियन आप देखोगे स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। जब दोनों सही हो जाएंगी तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वे भारत मैटर्स पुस्तकें हैं, किसकी है? तो ये आप देखोगे स्वर्ण, जो आपके सुब्रमण्यम जयशंकर की हैं, जो फॉरेनर मिनिस्टर हैं। देश है और समाचारों में रहने का कारण है। जैसे अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट के रूप में इसको देखने के लिए मिला। किसको? अर्जेंटीना को। क्या ऐसा हुआ है? ठीक है, क्या ऐसा हुआ है? सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों का, नहीं, ये गलत है। तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता का। देखो जो 87 में अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2, मतलब कि इसका राइट आंसर होगा केवल 2, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन पहला है आपका, सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी
कि तेल और प्राकृतिक गैस भंडार जिसको शिपमेंट के लिए भी एक रणनीतिक मार्ग है। कारण ऐसा है कि सुमेत पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो बात एकदम सही है। तो यहाँ पर आपको दोनों बातें 88 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, ए, ये ए सही है। उसके बाद आपसे पूछा गया 89 कि कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम घर्षण होता है। देखो जो लाल सागर है देखा होगा उसमें घर्षण तो बहुत ही ना के बराबर होता है, ये बात एकदम सही है। लाल सागर में नदियों से स्वच्छ जल प्रवेश नहीं होता। सामान्यतः आप देखोगे होता है, जो आपके मानसूनी रिवर होती है उनका होता है, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने इसको मना किया है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जानी चाहिए थी। 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखो जब आप भी कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है तो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, ठीक है, जीवाश्म ईंधन को रोको, ये ऑटोमेटिकली आपकी गर्मी इतनी रुक जाएगी। नेक्स्ट कथन पहला है, साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। बिल्कुल है। हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है। तो क्या इसका रीज़न ये अजम्पशन निकल के आ रहा है, क्या इस तरीके से इसका अजम्पशन निकालोगे? तो ये भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। जब दोनों सही हैं तो बात बन गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन पहला है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे सेब आयात नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सेब वहाँ से एप्पल इनडायरेक्ट डायरेक्टली मंगाते, तो ये गलत है। अब जैसे ही आपने पहला गलत किया तो आंसर आप भी नहीं ले पाओगे। तो दोनों सही है नहीं, यहाँ पर भी दोनों सही है नहीं, कथन सही है किंतु नहीं देखो आप यहाँ पर। तो सी राइट आंसर आना चाहिए इसमें, सी राइट आंसर आना चाहिए इसमें। देखिए लोकसभा के बारे में पूछा था आपसे, 93 नंबर का क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, ये क्या क्या करते हैं। जब लोकसभा के विघटन को हटाने की कोई विकल्प मतलब कि संकल्प विचाराधीन है, तब वह पीठासीन नहीं होगी, ठीक है, या होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रश्न मत देने का ही हकदार नहीं होगा या होगी। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बच्ची है क्या यहाँ पर पहला सही है, बाकी की जो आपके दो हैं ये गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भारतीय संसद को लेकर के। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक इसके विघटन हो जाने पर व्याप्तगत हो जाता है, ठीक है, हो जाता है भाई। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक इसके लोकसभा के विघटन जाने के बाद व्याप्त हो जाता है, ये भी बात सही है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्याप्तगत हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीनों बातें आपकी सही हैं, ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है। तो इसमें कितने सही हैं? तीसरा इसमें गलत है, सॉरी, तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा इसमें सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है आपका 94, तो इसका बी राइट आंसर आ जाएगा। एक और दो ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है आपका भारत के संसद के संदर्भ में। देख लो बेटा पॉलिटी के कितने कितने बड़े क्वेश्चन आते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के शस्त्रावासन के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। सदन का आप देखो शस्त्रावासन सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु
भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का शस्त्रावासन करने पर रोक कोई वर्जन नहीं है, मतलब कि उस पर रोका भी जा सकता है, वगैरह वगैरह चीज़ें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी एकदम सही है, ठीक है, एकदम रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला दूसरा। तो पहला दूसरा मतलब कि ऑप्शन बी। पूछ रहे हैं आपसे विचार 99-96 नंबर का। कथन पहला है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट ज़ीरो जो आपकी इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी थी, उसका मूलभूत यही था, ठीक है, ताकि ये इसको इम्प्लीमेंट कर सके और यहाँ से लाभ को कमाया जा सके। यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थ न्यूक्लियर, देखो बेटा 2040 तक नहीं है, ये 2050 तक है, पहली बात तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, पहला सही है, ठीक है। आप देखोगे 96 की अगर हम बात कर लें तो 96 में पहला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया आपसे कथन पे पहले पर, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेज़ी से उभरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवासन करने से रोकने में विफल हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया बात कही गई है। कथन दूसरा है, वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अब देखो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा भी ऑब्जर्व करें, ये कह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है 98। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो डिजिटल इंडिया जो भूमिकरण आपका लाया गया था, ये खासतौर पर सरकार ही इसकी देखरेख कर रही है, सारी चीज़ें, इसका मैपिंग जो भी चीज़ें करनी होती हैं वो सारी चीज़ें सरकार ही इसका वहन करेंगे। तो 98 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे 98 में डी ना पो, यहाँ पहुँचोगे डी, तीनों ही सपा। उसके बाद हाँ, अब आप लेके चलो नेक्स्ट पर, जैसे 99 नंबर का, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। यह योजना, ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित जो मातृ वंदना योजना है, ये क्यों लाई गई थी। यह योजना किसी भी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भ अवस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रति, जो आप देखोगे प्रवेशन पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज की प्रसवोत्तर 6 महीने की, आप देखोगे स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा गारंटी प्रदान करती है। तो क्या ये वाली बात सही है, ठीक है, बताओ क्या ये वाली बात सही है। नहीं, ये बात एकदम गलत है। दूसरा परिच्छेद पढ़ो। इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी और सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत था। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्योंकि सही क्वेश्चन आते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMIS, देखो ये कह रहे हैं कि इसमें जो नामांकन होता है वो 21 नहीं बेटा 20 से 40 वर्ष है। तो अब देखो जहाँ पहला गलत हुआ, आपका आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये नहीं निकलेगा, देखो अभी निकलेगा ये यहाँ से किस तरीके से, पहला है ना, हाँ, जहाँ पहला है तो उसको ख़त्म कर दो, खैर तो यहाँ से तो ये निकलता ही है ना। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, नहीं बेटा ये ऐसा नहीं है। तो इसमें जो शो का है, अगर हम देखें 100%, तो शो का राइट आंसर क्या होगा, बी होना चाहिए, मतलब कि जो बी है ना। तो पहला गलत है इसमें, पहले काटो, कहाँ कहाँ है पहला, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। दूसरे को देख लो, तीसरे को, सॉरी
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक सब्सक्राइबर को 60 वर्षों की आयु प्राप्त होने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन प्राप्त होगी। तो ये भी सही है, ये एकदम सही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे, ये था आपका जो पेपर था 2024 का। हमें आपके साथ में ज़रूर इसको डिस्कस करना था, चर्चा का बिंदु ज़रूर बनाना था, ताकि आप इन क्वेश्चनों से सीख सकें, आपको पता तो चल सके हमारे एग्ज़ाम हॉल में कल किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एटलीस्ट ये आपको पता हो। और स्टूडेंट्स, वो जो सीसैट की क्लास है उनको देख लीजिएगा, ठीक है, आज ही देखिएगा, ताकि आपकी वो हेल्प कर सकें कल एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह के प्रति एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, आपके लिए छोटी सी, ताकि आपको कुछ बता सकूं पेपर के बारे में। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ अभिषेक। चलिए, बाय।